मैं गरीब बाप की अकलौती बेटी थी। मेरा बाप मेरे चचा के पास काम करता था। मेरे चचा अमीर आदमी थे। एक दिन मेरे चचा और मेरे बाप के दरमियान बहस हो गई। मैं उसकी वजह नहीं जानती थी, मगर फिर 2 दिन बाद ही चचा ऑफिस से मेरे बाबा की लाश लेकर आ गए। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। उसके बाद मुझे चचा ने पाला। चचा के दफ्तर में एक चपरासी काम करता था। वो मुझे अपनी बेटी समझता था, जो कि चचा अक्सर उसे अपने काम से घर पे भेजते थे। इसलिए मेरी उस चपरासी से अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी। वो मेरी बाबा की उम्र का ही था। मगर एक दिन चपरासी भुखलाया हुआ घर आया और मेरे चचा के बारे में ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं गांव में रहती थी। मैं और मेरा बाप गांव में बहुत अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मेरी वालिदा का मेरे बचपन में इंतकाल हो गया था, जिसके बाद मेरे बाबा ने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। मैं गांव में बहुत खुश थी। मैंने गांव के स्कूल से ही मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मेरे बाबा मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे, मगर गांव में अभी तक कॉलेज नहीं बने थे, जिसकी वजह से बाबा का ये ख्वाब अधूरा ही रह गया था। मैं बाबा को समझाती और उन्हें कहती कि बाबा आप उदास मत हो, मुझे आगे पढ़ने का कोई शौक नहीं है। जिस पर बाबा कहते कि मगर मुझे तो है ना बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी अकलौती औलाद तालीमी याफ्ता हो और बड़ी ऑफिसर बने। मैं बाबा की बात सुनकर अफसुर्दा हो जाती, क्योंकि आगे तालीम हासिल करना मेरा भी ख्वाब था। मगर मेरे बाबा के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझे लेकर शहर जाते। एक दिन बाबा खेतों पर से खुशी खुशी घर आए। उनके साथ एक सोटेड बोटेड आदमी को देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा कि बाबा ये कौन है? जिस पर वो कहने लगे कि बेटा ये तुम्हारे चचा हैं। जिस पर मैंने बाबा से कहा कि बाबा आपने इनके बारे में मुझे पहले तो कभी नहीं बताया। जिस पर बाबा ने कहा मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं थे। मैं जानता था कि जब तुम्हें मैं बताऊंगा कि मेरा भाई शहर में रहता है तो तुम मुझसे सवाल जरूर करोगे कि वो शहर में तो हम गांव में क्यों रहते हैं। बात दरअसल ये है कि इलियास यानी मेरा छोटा भाई और तुम्हारा चचा शुरू से ही पढ़ने में निकम्मा था और फिर बड़े होने पर वो गलत दोस्तों की सोबत में रहने लगा, जिसकी वजह से मेरे अब्बा यानी तुम्हारे दादा ने उसे घर से निकाल दिया। तो वो शहर में ही जाकर बस गया। वो काफी दफा मेरे अब्बा यानी तुम्हारे दादा से माफी मांगने के लिए भी आया, मगर अब्बा ने उसे माफ नहीं किया, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से चले गए। उनकी वफात के बाद इलियास काफी दफा मेरे पास आया और मुझे शहर चलने की ऑफर की, मगर मैं गांव की जिंदगी छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यहाँ मेरे माँ बाप की ढेर सारी यादें थी। तुम उस वक्त काफी छोटी थी और फिर जब तुम 2 साल की हुई तो तुम्हारी माँ भी हम दोनों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। उस वक्त भी इलियास मेरे पास आया और मुझे शहर चलने की ऑफर की, मगर मैंने उस वक्त भी गांव में रहने को तरजीह दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इलियास ने गांव आना छोड़ दिया, इसलिए तुम इतने सालों से अपने चचा से नावाकिफ रही हो। आज काफी अरसे बाद न जाने इसे कैसे मेरी याद आ गई जो ये वापस गांव आ गया और मुझे एक बार फिर शहर चलने की ऑफर कर रहा है। मगर इस बार मैं सोच रहा हूँ कि शहर ही चलते हैं, अच्छा है, तुम वहां आगे तालीम भी हासिल कर सकोगी और मेरा ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। मैं अपने बाप की बात सुनकर मैंने अपने चचा की तरफ देखा, जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी और मुझे खूब प्यार करते हुए ढेर सारे नोट मेरे हाथ में थमाए और मुझसे कहने लगे कि हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है, हमें तो अंदाजा भी नहीं था। फजल भाई, मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपकी बेटी नूरी को ही अपनी बेटी समझता हूँ और अब इसकी तालीम की जिम्मेदारी मैं खुद ही उठाऊंगा। अब बस बहुत हो गया, आपने मनमानी बहुत कर ली अपनी, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप अभी इसी वक्त मेरे साथ शहर चलें। अब्बा तो वैसे भी तकरीबन राजी ही बैठे थे, उन्हें मेरी तालीम की जो फिक्र थी अब वो मुतमईन नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझसे जरूरी सामान बांधने को कहा, जिस पर चचा कहने लगे कि भाई आप फिक्र नहीं करें, शहर में सब कुछ है, मेरे पास सारी चीजें मुयस्सर हैं, मैं अपनी बेटी को किस चीज की कमी नहीं दूंगा। जिस पर अब्बा कहने लगे कि इस घर में मेरे माँ बाप और मेरी बीवी की बहुत सी यादें जुड़ी हैं, मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकता। मैं चाहता हूँ मैं इन लोगों को अपने साथ शहर लेकर जाऊं, इसीलिए मैं उन लोगों की तमाम चीजें समेट कर शहर जाना चाहता हूँ। जिस पर चचा ने कंधे उचका दिए
और फिर मैं जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी। फिर मैंने अपना और अपने अब्बा का जरूरी सामान बांधा और हम दोनों चचा के साथ शहर चले आए। जैसे जैसे हम लोग शहर में दाखिल हो रहे थे वैसे वैसे हमारी आंखें बड़ी होती जा रही थी। हम पहली मर्तबा शहर जा रहे थे, इसीलिए इतने बड़े शहर को देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। चचा रास्ते में मुख्तलिफ चीजों के बारे में बात कर रहे थे। फिर अचानक उन्होंने मुझसे सवाल किया, हमारी बेटी इतनी खुश क्यों है? जिस पर मैंने चचा से कहा कि चचा, ये शहर इतना बड़ा होता है मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। मैं तो गांव में सिर्फ एक स्कूल से घर और घर से स्कूल तक ही सफर किया है। मेरी बात सुनकर चचा मुस्कुराए और बाबा से कहने लगे कि फजल भाई, तुमने मेरी बेटी को घर में कैद करके रखा हुआ था। तुम मुझसे पहले ही राब्ता करते तो आज तुम लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते। चचा की बात न जाने क्यों अब्बा और मुझे अच्छी नहीं लगी। अब्बा कहने लगे कि हम अच्छी जिंदगी तो गुजार रहे थे, अगर अभी भी नूरी की पढ़ाई का मसला नहीं होता और इस गांव में कॉलेज बने हुए होते तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी शहर नहीं जाता। मैं सिर्फ अपनी बेटी की खातिर शहर जाने को तैयार हुआ हूँ। चचा मुस्कुराए और कहा, अगर ये नूरी शहर में बचपन से ही पली बड़ी होती तो मैं इसे किसी बहुत ही अच्छे स्कूल में डालता और फिर ये बड़े कॉलेज से ही तालीम हासिल करती। खैर, कॉलेज से तो ये अभी भी तालीम हासिल करेगी क्योंकि अब इसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बातों ही बातों में सारा रास्ता खत्म हुआ और हम चचा के घर पहुंच गए। चचा का घर क्या था, जैसे कोई महल था। मैं तो अब्बा देखकर ही दंग रह गए। वहां इतने सारे मुलाजमीन काम कर रहे थे। एक मर्तबा तो मुझे लगा जैसे वो सब घर के अफराद हो। बाद में चचा मुस्कुराते हुए बताया कि ये सब घर के मुलाजिम हैं। मैंने चचा से सवाल किया, क्या चचा आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हैं? मेरी चच्ची कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। मेरी बात सुनकर चचा के चेहरे का रंग लाल हो गया और वो इंतहाई गुस्से में आते हुए कहने लगे, उसका तो नाम भी मत लो। मैं और अब्बा उनकी ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए। फिर अब्बा ने चचा से पूछा कि क्या हुआ इलियास, तुम्हारी बीवी कहाँ है? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? जिस पर चचा कहने लगे, फजल भाई, आप नहीं जानते मेरी बीवी किस किस्म की औरत थी। उसे मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे सिर्फ मेरे पैसे से मतलब था। इसीलिए जैसे हमारी शादी हुई उसने मुझसे आधी जायदाद अपने नाम करवा ली और फिर जैसे ही हमारी एक बेटी पैदा हुई तो उसके 3 साल के होते ही वो मेरी बेटी को लेकर न जाने कहाँ चली गई। चचा के चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आने लगे। मैंने हैरानगी से चचा से पूछा कि चचा, आपने तो कहा था कि आपकी कोई औलाद नहीं है। जिस पर चचा कहने लगे, क्या कहता मैं उस वक्त तुम लोगों को कि मेरी एक ही बेटी है जो शायद तुमसे कुछ साल ही छोटी होगी, मगर मेरी बीवी उसे मुझसे जुदा करके लेकर जा चुकी और मुझे उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं अपनी बेटी को भूल तो नहीं पाता हूँ, मगर मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि मेरी कोई औलाद नहीं, ताकि लोग ये समझें कि मैं अपनी औलाद की तरफ से गाफिल हूँ। फिर वो अब्बा की तरफ मुड़े और कहने लगे कि इसीलिए फजल भाई, जैसे ही मैंने आपकी बेटी नूरी को देखा उसमें मुझे अपनी बेटी नजर आने लगी और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब नूरी की तमाम जिम्मेदारी मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। मैं उसे अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। जिस पर अब्बा ने चचा को गले से लगाया और कहा, तुम गमगीन नहीं हो, नूरी आज से ना सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारी भी बेटी है और अब इस पर मुझसे ज्यादा तुम्हारा हक है। हमें शहर आए काफी दिन हो गए थे। चचा ने दूसरे दिन ही मेरा शहर के बहुत बड़े कॉलेज में दाखिला करवा दिया था। मैं बाकायदगी से कॉलेज जाने लगी थी, मगर मेरे अब्बा ने मुझे दोस्त बनाने से मना कर दिया था। वो कहते थे कि आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम लोगों से जरा दूर ही रहना और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो करना। मैंने अब्बा की बात को पल्लू से बांध लिया था और खूब दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही करते मेरे कॉलेज का 1 साल गुजर गया और मैं इंटर के लास्ट ईयर में आ गई। पढ़ाई के अलावा मैं घर के लॉन पर भी तवज्जो देने लगी, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के फूल पौधे उगे हुए थे। बाबा भी चचा के ऑफिस में ही काम करते थे, मगर अब मैं महसूस करने लगी कि बाबा चचा से कुछ खींचे खींचे रहने लगे। मैंने काफी दफा अब्बा से पूछने की कोशिश की, मगर अब्बा ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा मुझे समझाने लगे कि तुम भी अपने चचा से थोड़ा दूर ही रहो। मैं सोच रहा हूँ जैसे ही तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो हम वापिस गांव चलते हैं, बस मुझे तुम्हें इसे ज्यादा नहीं पढ़ाना। बाबा की बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। कहाँ वो मुझे ऑफिसर बनाने के ख्वाब देखा करते थे, और अब मुझे पढ़ाई छोड़ने का कह रहे थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा
आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? आपकी तो बड़ी ख्वाहिश थी ना कि मैं ऑफिसर बनूं। जिस पर बाबा कहने लगे कि मुझे तुम्हारी जान और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे ख्वाब भी नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि तुमने जितना पढ़ लिया काफी है। अब हम वापस गांव चलते हैं। बाबा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। मैंने सोच लिया था कि मैं इस बारे में चचा से बात करूंगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। रात में जब चचा घर आए तो मैंने चचा से इस बात का जिक्र किया और कहा कि आपकी और बाबा की कोई लड़ाई हुई है, क्योंकि बाबा गांव वापस जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनका बड़ा ख्वाब था कि मैं अफसर बनूं, मगर अब वो मुझे पढ़ाई छोड़कर गांव ले जाना चाहते हैं। ये बात सुनकर चचा काफी गुस्सा हो गए और कहने लगे, फजल भाई का तो दिमाग ही खराब हो गया, मैं उनसे बात करके आता हूँ। चचा की बात मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो अपने बड़े भाई के बारे में ऐसे कह रहे थे। मैं चचा से बात करके अपने कमरे में आ गई, मगर थोड़ी ही देर बाद मुझे बाहर से जोर जोर से बोलने की आवाजें आने लगी। मैं कमरे से बाहर निकली, दोनों आवाजों पर ध्यान दिया तो पता चला कि चचा और बाबा आपस में लड़ाई कर रहे थे। मुझे बेहद खौफ महसूस होने लगा कि मेरी वजह से ये दोनों आपस में लड़ने लगे हैं। थोड़ी देर बाद जब आवाजें रुकी तो बाबा मेरे कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें कहा था ना अपने चचा से दूर रहना, तुमने उन्हें क्यों बताया कि मैं तुम्हें गांव लेकर जाना चाहता हूँ। बाबा की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, जिस पर वो कहने लगे कि अब जो हो गया है सो हो गया, तुम गांव जाने की तैयारी करो, मैं 1-2 दिन में गांव जाने के इंतजामात मुकम्मल करवाता हूँ। मैं वापस गांव जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो सहूलतें मुझे शहर में मुयसर थी, गांव में दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं था। ना मैंने गांव में इनका नाम कभी सुना था, मगर बाबा के हुक्म के आगे मेरी नहीं चलती थी, और ना मैं बाबा के फैसले के खिलाफ जा सकती थी। मैंने उसी रात ही अपनी और बाबा की गांव की तैयारी मुकम्मल कर ली। जो सामान हम गांव से लेकर आए थे, बाबा ने मुझे वहीं सब ले जाने के लिए कहा था। मैंने सामान बांध कर तैयारी मुकम्मल कर ली थी। दूसरे दिन बाबा ने मुझे कॉलेज जाना से मना कर दिया और कहा कि मैं आज ऑफिस में अपनी तनख्वाह लेकर आता हूँ और फिर हम गांव के लिए निकलेंगे। मैंने बाबा की बात मान ली और गांव वापस जाने की तैयारी करने लगी। मैं स्कार्फ वगैरह पहनकर बिल्कुल तैयार बैठी थी और बाबा का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बाबा ने कहा था कि 2 घंटे में ही आ जाएंगे। जब अचानक ही दरवाजा खुला और चचा गमगीन चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुए, मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो मैं फौरन भागकर चचा के पास पहुंची और कहा, चचा बाबा कहाँ हैं? हमें अभी गांव के लिए निकलना था। मेरी बात सुनकर चचा रोने लगे और रोते रोते मेरे सर पर हाथ रखा और फिर मुझे गले से लगाया और कहा, तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया। मैं तो ये खबर सुनकर अपने होशो हवास से खो बैठी थी। फिर जब बाबा की मैयत को लाया गया तो मैं चीख चीख कर रोने लगी, जिस पर चचा ने मुझे संभाला और कहा, इस तरह रोगी तो तुम्हारे बाप की रूह को तकलीफ होगी। मगर मेरे दिल का हाल कोई नहीं जानता था। बचपन में मैंने अपनी माँ को खोया था और आज अपने बाप को भी खो दिया था। बाप की मैयत सामने देखकर मुझे इतना भी याद नहीं रहा कि मैं अपने चचा से पूछूं कि मेरे बाबा का इंतकाल कैसे हुआ। रात में जब चचा बाबा को दफना कर मेरे पास आए तो मैंने अचानक से सवाल किया, चचा बाबा को क्या हुआ था? वो तो यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक गए थे और हमारा गांव वापसी का इरादा था। फिर ऐसा ऑफिस में अचानक क्या हुआ जो बाबा दुनिया ही छोड़ गए? मेरे लहजे में काट थी, जैसे चचा ने बाखूबी महसूस किया, इसीलिए एक पल को वो घबरा गए। उसी वक्त मैंने उनका घबराना नोट नहीं किया। फिर अचानक वो कहने लगे कि बेटा तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक हुआ था। मैं उन्हें जैसे ही अस्पताल लेकर पहुंचा तो वो उसी वक्त दम तोड़ गए। इतना कहकर वो फिर से रोने लगे और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, नूरी बेटा तुम्हारे बाबा जाते जाते तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल गए और मैं ये जिम्मेदारी निभाना जानता हूँ। चचा की बात पर मैंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, बल्कि उल्टा उनसे सवाल किया कि आपकी और बाबा की कल किस बात पर लड़ाई हुई थी, जिस पर एक पल को वो खामोश हो गए। फिर कहने लगे कि मैं चाहता था कि तुम डॉक्टर बनो, मगर भाई चाहते थे कि तुम अफसर बनो। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं और इसी वजह से मैंने बस अपनी ख्वाहिश तुम्हारे बाप के सामने रखी, जिस पर पहले वो खफा हो गए और फिर कहने लगे कि मेरी बेटी है और मेरी मर्जी में जो करूं, मैं जो भी उसके लिए फैसला करूंगा वही उसके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। इस बात पर पहले तो मैं उनसे नाराज हो गया, जिस पर वो मुझे मनाने की बजाय शहर छोड़कर जाने की बात करने लगे। तो मैंने उनसे थोड़ी बदतमीजी की
جس کا مجھے افسوس ہے۔ چچا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ چچا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے بابا اتنی چھوٹی سی بات پر چچا سے لڑیں گے، جبکہ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ مجھ پر چچا کا بھی پورا حق ہے۔ مگر خیر، اس وقت میرے پاس ان کی بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ بابا تو زندہ نہیں تھے جو میں ان سے جا کر معلوم کرتی۔ دن اس طرح گزرنے لگے تھے۔ میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، جس پر چچا نے مجھے روک لیا اور کہا، تمہارے بابا نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی، تو پھر میں تمہیں گاؤں کیسے جانے دوں؟ ان کی بات سن کر میں رک گئی۔ میں انٹر کے امتحانات کے بعد مکمل طور پر فارغ تھی۔ کرنے کو تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا مگر ہر کام کے لیے ملازموں کی فوج گھر پر موجود تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں گھر پر جب بور ہو رہی تھی تو میرے پورے گھر کا معائنہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چچا کام پہ گئے ہوئے تھے، ملازمین اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔ میں گھر پہ اکیلی تھی۔ تبھی نہ جانے مجھے کیا سوجی جو میں سب سے اوپر والے پورشن میں چلی آئی۔ اس گھر میں ٹوٹل 3 پورشنز تھے۔ میں اور بابا سب سے نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، جبکہ چچا دوسری منزل پر اور تیسری منزل پر کوئی نہیں رہتا تھا۔ ہاں، البتہ چچا نے ہمیں تیسری منزل پر جانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ وجہ انہوں نے نہیں بتائی تھی، مگر ہمیں سختی سے اوپر جانے سے منع کیا تھا۔ اگر آج میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیسری منزل پر چلی آئی، ساتھ میں ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی ملازم مجھے تیسری منزل پر جاتے ہوئے دیکھ نہ لے، کیونکہ ملازم کبھی بھی گھر میں آ جاتے تھے۔ جب میں تیسری منزل پر پہنچی تو حیران رہ گئی کہ تیسری منزل میں بھی باقی دونوں منزل کی طرح انتہائی صاف ستھری تھی، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہاں کوئی نہیں آتا، ملازم بھی نہیں، تو یہ منزل گرد سے کیسے صاف تھی؟ مگر میں تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی کہ تیسری منزل بھی انتہائی صاف ستھری تھی۔ پھر میں ایک ایک کر کے ہر کمرہ کھول کر دیکھنے لگی۔ ہر کمرہ ہی صاف ستھرا اور سلیقے سے سیٹ تھا، لیکن یہاں پر تیسرا کمرہ لاک تھا۔ میں نے اس کمرے کو کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھ سے نہیں کھولا۔ تب اچانک ہی میرے ذہن میں آیا کہ گھر کی چابیاں چچا نے ملازمہ کے ہاتھ میں دی ہوں گی، جیسے وہ اکثر کچن کے کیبنٹ میں رکھ کر بھول جاتی تھی اور پھر چچا سے ڈانٹ سنتی تھی۔ اس بات کی یاد آتے ہوئے میں فوراً کچن آئی اور چابی تلاش کرنے لگی۔ مجھے چابی کہیں نہیں مل رہی تھی۔ آخرکار آخری کیبنٹ سے مجھے چابی مل ہی گئی۔ میں چابی لے کر فوراً اوپر کی طرف بڑھی، مگر کچھ یاد آتے ہی میں نے سب سے پہلے باہر کا دروازہ بند کیا اور پھر اوپر آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس آخری بند کمرے میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے، جس سے مجھ سے اور بابا سے خفیہ رکھا گیا ہے۔ میں نے ایک ایک کر کے ساری چابیاں تالے میں لگانا شروع کی۔ بالآخر ایک چابی تالے میں لگی اور فوراً سے ہی تالا کھل گیا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں آہستہ آہستہ اندر بڑھنے لگی، مگر یہ کیا، کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ پنکھا بھی چل رہا تھا۔ اس روشنی میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کمرے میں کوئی ہے بھی یا نہیں۔ میں دھیرے دھیرے اندر بڑھنے لگی اور آواز لگائی، کوئی ہے یہاں؟ مگر میری آواز کے سوا مجھے یہاں صرف خاموشی محسوس ہوئی۔ تو میں نے مایوس ہو کر اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھا لیے، مگر ابھی میں دروازے کی طرف پہنچی ہی تھی جب ایک کمزور اور لاغر آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، بیٹا۔ میں جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ پھر میں نے سوئچ بورڈ تلاش کرنا شروع کیا۔ چند ہی لمحوں میں مجھے سوئچ بورڈ مل گیا۔ میں نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر پورے کمرے میں روشنی چلائی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بیڈ بچھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک لاغر اور کمزور عورت کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں اس عورت کو دیکھ کر خوف زدہ ہونے کی بجائے ہمدردی سے ان کی طرف بڑھی اور میں نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ پھر میں نے پاس رکھے پانی کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور اس عورت کے لبوں سے لگایا۔ پانی پینے کے بعد وہ عورت مجھے دیکھنے لگی، پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو بیٹا اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے جواب دیا کہ یہ میرے چچا الیاس کا گھر ہے۔ میں اپنے بابا کے ساتھ یہاں پر آئی تھی، مگر کچھ دن بعد پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور میرا ولی وارث کوئی نہیں، صرف یہ الیاس چچا ہی ہے، اسی لیے چچا نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ مگر آپ کون ہیں اور یہاں پر آپ کو اس طرح باندھ کر کیوں رکھا گیا ہے؟ میری بات کے
जवाब में वो औरत तल्खी से मुस्कुराई और फिर कहने लगी, मैं तुम्हारे चचा इलियास की बीवी हूँ। उनकी इस बात ने तो जैसे मेरे सर पर आसमान ही गिरा दिया था। मैंने उनसे कहा, मगर चचा ने तो कहा था कि आप अपनी बेटी को लेकर कहीं चली गई हैं। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी और कहा, तुम्हारे चचा के दो चेहरे हैं, एक वो जो सबके सामने रखते हैं, दूसरा भयानक चेहरा। मैं तुम्हारे सामने लेकर आती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि शादी के 2 साल बाद मुझे अल्लाह ने बेटी जैसी रहमत से नवाजा। मैं और इलियास बेटी को पाकर बहुत खुश थे। मैं नहीं जानती थी कि इलियास की खुशी के पीछे क्या राज है। फिर जब मेरी बेटी तमन्ना 5 साल की हुई तो एक दिन मैंने इलियास को किसी से बातें करते हुए सुना। वो कह रहा था कि अभी मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे थोड़ा बड़ा होने दो तो मैं उसे बेच दूंगा। इलियास की बात सुनकर मैं बेहद खौफजदा हो गई, मगर मैंने उस पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उसकी बात सुन ली। फिर एक दिन मैंने चुपके से अपनी बेटी को अपनी बहन के पास लंदन भेज दिया। इलियास को जब मेरे इस काम का इल्म हुआ तो उसने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। और तुम किसी खुशफहमी में मत रहो, वो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अपने मफाद के लिए लेकर आया है। चची की बातों से मुझे चचा की वो चमकती हुई आंखें याद आई जब वो मेरे बाप से कह रहे थे, नूरी अब मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। मैंने खौफ से झरझरी ली। फिर चची ने मुझे मजीद चचा के जुल्म के बारे में बताया। जब मुझे लगा कि चचा के वापस आने का वक्त हो गया है तो मैंने चची को खुदा हाफिज कहा और उनसे वादा किया कि मैं उनको जल्द इस कैद से रिहाई दिलाऊंगी। फिर मैंने जल्दी जल्दी कमरे को उसी तरह बंद करके चाबी को उसी जगह पर रखकर वापस अपने कमरे में चली आई। खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि दूसरे दिन ही चचा के ऑफिस का चपरासी जो दोपहर में चचा के लिए खाना लेने आता था, उसने यह वहां देखकर मुझसे कहा कि बीवी, आपको एक बात बताऊंगा। मैंने कहा, बताओ। जिस पर उसने मुझे बताया कि आपके वालिद का इंतकाल हार्ट अटैक से नहीं हुआ बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था और ये कत्ल आपके चचा ने किया था। चपरासी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चचा अपने ही सगे भाई का कत्ल कैसे कर सकते हैं। अगर चपरासी ने मुझे बताया आपके वालिद को अपने भाई के काले करतूतों का पता चल गया था और आपके चचा आपको भी बेचने की बात कर रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हुई और साहब ने आपके बाबा को मार दिया। चपरासी की बात सुनकर मैं निहायत ही गुस्से में आ गई और चपरासी को लेकर चची के कमरे में बढ़ी। मुलाजमीन मुझे देखकर दंग रह गए। मैं तीसरी मंजिल पर क्यों जा रही थी, मगर मैंने उन सबको खामोश करा दिया और चपरासी को लेकर चची के कमरे में चली आई। फिर मैंने चची और चपरासी दोनों को चचा के खिलाफ गवाह के तौर पर राजी कर लिया और घर पर पुलिस बुला ली। चची के पास वैसे भी चचा के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद थे, इसीलिए भी चचा को आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया। चचा मेरी तरफ हैरानगी से देख रहे थे, जिस पर मैंने चचा से कहा कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने बाप के कातिल को माफ कर दूंगी। हरगिज भी नहीं, मैं अपने बाबा के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। फिर पुलिस उन्हें ले गई और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बेशक मुजरिम अपने अंजाम को जरूर पहुंच कर रहता है। चच्ची ने अपनी बेटी को वापस बुला लिया और फिर वो मेरी और अपनी बेटी की परवरिश एक साथ करने लगी। वो हम दोनों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं करती थी। फिर मैंने आला तालीम हासिल की और अपने बाबा का ख्वाब पूरा करते हुए मैं अफसर बन गई।